ये वर्चुअल कैमरा, अच्छा बच्चे हैं, ठीक है। बात आती है कि मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म कहां से आया। तो मटेरियल के अंदर किसी भी मटेरियल का फॉर्मेशन एटम से हुआ और एटम के अंदर उसके एकदम जड़ पे जाएं तो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन लगातार होता रहता है, जो एक सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती रहती है। ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब तुम लोग स्पिन क्वांटम नंबर नहीं पढ़ते हो, दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है तो एक क्लॉकवाइज घूमता है तो एक। वैसे तो इलेक्ट्रॉन को आज तक किसी ने नहीं देखा है, फिर भी हम इमेजिन करें एक इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है और वो घूम रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर मोशन है। अच्छा, चार्ज जब भी मोशन में होता है तो वो एक इफेक्टिव करंट की तरह होता है। जैसे मैं कहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से किसी सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये चार्ज लगातार सर्कुलर ट्रैक में ऐसे चल रहा है तो किसी क्रॉस सेक्शन से लगातार चार्ज पास कर रहा है, एंड चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है सेम एज करंट फ्लो हो रहा है। अरे भाई, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है? और इलेक्ट्रॉन इतना स्लो थोड़ी चलता है, वो तो हम कहते हैं कि कोई किस जगह है ये सर्टेन ही नहीं है। वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस जगह है वो सर्टेन ही नहीं है, बल्कि हम सब जगह क्लाउड बना देते हैं और कहते हैं कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब एक क्लाउड है जो चल रहा है, चार्ज का एक क्लाउड है जो चल रहा है, तो इसका मतलब वो एक करंट की तरह एक्ट कर रहा है। अब मुझे बताओ, अगर ये करंट की तरह एक्ट कर रहा है तो ऐसा मैं करंट का एक एरो बना देता हूं, तुम कहोगे उल्टा क्यों बनाया? भाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव है ना यार, तो ये करंट जैसा है कि नहीं? और करंट है तो करंट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट का अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। क्या अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका करंट है, और करंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q इंटू फ्रीक्वेंसी, याद है यार? Q इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड और Q होता है कूलाम। ये बड़े आराम से याद रहता है, कूलाम इंटू पर सेकेंड, तो क्या बन गया? कूलाम पर सेकेंड। तो करंट क्या होता है? कूलाम। क्या बात समझ में आ रही? यानी यार इस इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से उसका एक आई है, और आई है तो दो बातें और है, क्या क्या? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, और दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट। ये बातें भी हम लोग कभी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं याद दिला रहा हूं। क्या बताओ, तुम लोगों ने इस किसी करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करी है? क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर आई है तो बी भी होगा उसका, और हम सेंटर पे निकालते हैं, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि केवल सेंटर पे होगा, होता तो सब जगह है। यानी इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से एक मैग्नेटिज्म यहां पर मौजूद है ना? कहां की तरफ है? तो करंट में ऐसे हाथ सर्कुलेट करो तो पता चल जाएगा कहां है, बाहर की तरफ है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का एक साइड व्यू दिखाऊं, यार ये इलेक्ट्रॉन ऐसे साइड वाइज घूम रहा है, इस सेंस में, ठीक है, चलो इस सेंस में घूम रहा है, तो करंट में इस सेंस में दिखाऊंगा तो बता यार इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? ऊपर की तरफ नहीं। अच्छा, एक और नाम हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या होता है? NIA, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। तो क्या अगर आई एग्जिस्ट करता है तो इसका अपना एक म्यू वेक्टर एग्जिस्ट करता होगा? तो तुम कहोगे इस म्यू वेक्टर का क्या रिलेवेंस है, अभी हम बात करेंगे। कुल मिला के मैं बस इतना कह रहा हूं कि एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। और घूमता हुआ यानी सर्कुलर मोशन करता हुआ ही क्यों? स्पिन करता हुआ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा और आगे आ जाते हैं। क्या एक इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, उसके मैं इतने पोर्शन को ड्रिल करके बाहर निकालूं तो ये एक सिलेंडर जैसा, पाइप जैसा बनेगा। यार देखो, इधर से एकदम बिल्कुल तराश के हमने इतना पोर्शन बाहर निकाला है सर्किल से, भाई इलेक्ट्रॉन का शेप तो वैसे भी कोई नहीं जानता, तो ये एक पाइप जैसा इमेजिन कर पा रहे हो कि पाइप कैसे घूम रहा है? पाइप घूम रहा है मतलब चार्ज घूम रहा है मतलब इस पाइप का अपना एक इफेक्टिव करंट है, और इफेक्टिव करंट है तो इस पाइप का भी अपना एक म्यू है, अपना एक। ये बहुत हाई स्पीड से घूमता है, और इतना स्पीड से कि जब हम इसके सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे सर्कुलर पोर्शन इमेजिन करेंगे और हर सर्कुलर पोर्शन का असर
सेंटर पे या किसी और पॉइंट पे लेंगे तो मैं कहूंगा इतना बड़ा पूरा इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके हर सर्कुलर पोर्शन का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा और अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। नहीं, मैं इसको थोड़ा साइड वाइज घुमाते हुए दिखा दूं ताकि तुम्हें ये इमेजिन हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है तो करंट कहां दिखाएंगे? इस तरह से। अगर ओमेगा ऐसा है तो करंट कैसा दिखाएंगे? और करंट ऐसे दिखाएंगे तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा ऊपर की तरफ, और ये बी वेक्टर है और अपना म्यू वेक्टर होगा, वो भी कहां होगा? ऊपर की तरफ। क्या बात समझ पा रहे हैं? यानी सर्कुलर मोशन करते हुए का भी अपना म्यू भी होता है और स्पिन करते हुए का भी अपना म्यू भी होता है। इसका मतलब यार मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स सबके अंदर मौजूद है। यानी यार ड्यू टू सर्कुलर मोशन म्यू और बी होता है। अब कोई पूछे यार कि किसका असर ज्यादा होता है, इन दो फैक्टर में कौन प्रोमिनेंट फैक्टर है, किसका म्यू ज्यादा होगा या किसका बी ज्यादा होगा? तो म्यू ऑफ स्पिन या म्यू ऑफ सर्कुलर मोशन कौन ज्यादा होता है? स्पिन का ज्यादा होता है और सर्कुलर मोशन का, और जिसका म्यू ज्यादा होता है उसी का बी भी ज्यादा है। यानी बी ऑफ स्पिन बी ऑफ सर्कुलर मोशन से ज्यादा होता है। यानी अगर कोई कहे सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म रूट लेवल पे क्या है? दो हैं, सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला है सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो मेन सोर्स हैं जिसकी वजह से एटम के अंदर मैग्नेटिज्म हो सकता है। अच्छा, हो सकता है मतलब होता ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है। कारण क्या एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही प्लेन में घूमता है क्या? यार एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, और जब 3 डायमेंशन में घूम रहे हैं तो उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट हर डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा? और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। दूसरी बात, स्पिन करते हुए इलेक्ट्रॉन केवल क्लॉकवाइज ही घूमते हैं क्या? हर ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज होते हैं तो इसका मतलब अगर बी एक की वजह से ऊपर आ रहा है तो दूसरे की वजह से, इसका मतलब एटम के अंदर सोर्स है तो, मगर वो मैग्नेटिज्म देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अभी बस ये समझ लें कि सोर्स है तो कैसे देगा देखते हैं अगले एपिसोड में। इसको नोट करें पहले। चला के नोट करो कॉपी पे, बस लिख लो यार, क्या करोगे? दिमाग में चलता रहे बस डायग्राम देख के। हाँ, सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, दो कारण है, एक सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट कर लिया भाई? यानी मैग्नेटिज्म देने के लिए चार्ज रुका होना चाहिए या मूव करना चाहिए? मूव करना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की वजह से ही आती है और चार्ज का मूव करना जरूरी है, तभी वो मैग्नेटिज्म दे सकता है। इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेटिक इंटरेक्शन शुरू होता है किससे? चार्ज के मोशन से। अगर मोशन नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो इंटरेक्शन नहीं, है कि नहीं? एक चार्ज अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड देता है, और एक मैग्नेटिक, उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उसको इंटरेक्ट करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मोशन है तो ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो ही हम मैग्नेटिज्म पार्ट की बातें करते हैं। आगे बढ़ सकते भाई लोग? तो जल्दी नोट करो यार, इशारा करने में 5 मिनट बर्बाद करते हो सर, अभी नोट मत करिए।
उतनी देर में नोट कर लो। अच्छा, तब भी नोट कर रहे हो जबकि मैंने दिया है, ये तो लिखा हुआ होगा उसमें। अच्छा ठीक है, हेडिंग लिखने का टाइम बचा है। ये बातें क्या हम लोग कर चुके हैं? इफेक्टिव करंट क्या होता है? चलो मैं लिख देता हूं, नोट किसी को नहीं करना, मैं याद दिला रहा हूं। इस टॉपिक में भी इस तरह की बातें आ सकती हैं। इफेक्टिव करंट मैंने अभी बताया Q इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी को हम चाहें तो 1 अपॉन टाइम पीरियड लिख सकते हैं, बल्कि फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा अपॉन 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो मेन फॉर्मूला याद रखना, बाकी सब रिकवर करना आना चाहिए। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट म्यू क्या होता है? NIA। नंबर ऑफ टर्न का यहां कोई मीनिंग नहीं है, एक ही होगा। आई का मतलब Q इंटू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ओमेगा को क्या लिख सकते हो? अरे V/R, ये सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में। तो आई की जगह आ गया QV/2πr और एरिया कितना? πr²। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, यार मैग्नेटिक मोमेंट ये लिखा है और एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, तो ये आएगा QVR/2। तो VR खत्म, ये कितना आएगा? Q/2m। क्या ये सारी बातें बड़ी तेजी से अब तुम निकालना सीख गए हो? इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है। ये कब किया था हम लोगों ने? टॉर्क वाले टॉपिक में। याद आ गया भाई लोग? तो मैंने अभी अभी बताया कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको मैंने साइड व्यू में दिखाने की कोशिश करी है। इलेक्ट्रॉन बेचारा घूम नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा है। और दूसरा क्या है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 2 स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती कि ठीक है यार, मैग्नेटिज्म है तो, मगर वो मैग्नेटिज्म नेट में 0 होने की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी है कि सब मतलब एक ही प्लेन में सब घूम रहे हैं। अगर सब एक ही प्लेन में घूमते तो सबका मैग्नेटिज्म अलाइन हो जाता और हर एटम के अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता। चलो मान लिया हर एटम के अंदर मैग्नेटिज्म आ भी जाए, तो क्या एक एटम है क्या मटेरियल में? एक एटम मान लिया अपना मैग्नेटिज्म इधर दे रहा है तो एक एटम इधर दे रहा है। हर एटम अपना अपना मैग्नेटिज्म अलग अलग डायरेक्शन में देंगे तो ओवरऑल वो मटेरियल क्या मैग्नेटिज्म देगा? नहीं देगा। यानी यार मैग्नेटिज्म एटम लेवल पे होना और मैग्नेटिज्म मटेरियल लेवल पे मिलना, ये 2 अलग अलग बातें हैं, है ना? तो कैसे मिलेगा? मैं यहां पर कुछ रेड वेक्टर्स दिखा रहा हूं। ये रेड वेक्टर किसको डिनोट कर रहे हैं? अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से एक रेड वेक्टर आता है सर्कुलर मोशन, जिसको म्यू या बी दोनों कह सकते हैं। म्यू भी उसी डायरेक्शन में होता है और बी भी उसी डायरेक्शन में होता है। और स्पिन की वजह से भी नहीं। मैं यहां पर 2 चीजें बोला हूं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एक रेड वेक्टर है जिसको मैं म्यू वेक्टर कह रहा हूं, और साथ में उसका अपना मैग्नेटिज्म है। दोनों को मैं अलग अलग इसलिए बोलता हूं कि मैग्नेटिज्म अलग क्वांटिटी है और म्यू वेक्टर अलग चीज है। इसी तरह से किसी इलेक्ट्रॉन के स्पिन होने की वजह से भी एक म्यू वेक्टर आता है और एक बी वेक्टर आता है। ये दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं, मैंने वहीं बता दिया था। अब इन डाइपोल्स को, इनको मैं डाइपोल बोल दूं चलेगा? अरे भाई किसी चीज के अंदर डाइपोल मूवमेंट है तो हम उसको डाइपोल बोल सकते हैं। जैसे एक करंट कैरिंग कॉइल को हम क्या बोल देते हैं? उसका अपना डाइपोल मूवमेंट होता है तो वो भी एक डाइपोल है। करंट कैरिंग कॉइल को डाइपोल नहीं बोलते थे। और डाइपोल नाम कहां से आया? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम वो डाइपोल पढ़ते आ रहे हैं, वहां से नाम आया। क्योंकि उसकी फील्ड और कॉइल की फील्ड एक जैसी होती, इसलिए ये नाम कैरी हो रहा है। तो क्या इसकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है
और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कॉइल जैसी ही है, तो मैं इसको भी डाइपोल बोल रहा हूं। ये एक डाइपोल है जिसका अपना डाइपोल मोमेंट है और अपना एक मैग्नेटिज्म है। नहीं तो क्या एक बात हम लोगों ने टॉर्क वाले टॉपिक में पढ़ी है कि अगर कहीं कोई डाइपोल मूवमेंट म्यू वेक्टर है और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो बताओ उसको क्या लगता है? टॉर्क लगता है। तो ये भी तो एक सिस्टम है, क्लाउड का सिस्टम, और इस सिस्टम को रोटेट कराने वाला टॉर्क कौन दे सकता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी इन डाइपोल को कोई डिस्टर्ब कर सकता है तो कौन डिस्टर्ब कर सकता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो टॉर्क एक चीज है जो इन डाइपोल को अलाइन कर सकता है। इसको भी, क्या इसमें भी तो डाइपोल मूवमेंट है, इसको भी टॉर्क लगेगा। तो यार एक चीज ये है जो इनको अलाइन कर सकता है, वो है टॉर्क। एक और चीज है जो इनको अलाइन करने में मदद करता है, या डी अलाइन कह लें तो। हम लोग यार जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो एक चीज पढ़ेंगे कि एक कॉइल है, एक कॉइल में जिसमें करंट कैरिंग कॉइल है, अचानक नहीं, करंट कैरिंग कॉइल नहीं, एक कॉइल है, एक सिंपल कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में अचानक से मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो वो उस अचानक से प्रकट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, सोचो एक नॉर्थ पोल को मैं इसके करीब लाने लगूं तो ये अपने अंदर करंट फ्लो कराना शुरू कर देता है। जब भी किसी कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है तो वो अपने अंदर ईएमएफ डेवलप करता है, करंट डेवलप करता है, और करंट ऐसा डेवलप करता है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर सके। यानी अगर मैं एक मैग्नेट को पास लाऊं, उसके नॉर्थ पोल को पास लाऊं, तो ये अपना नॉर्थ सामने बना लेता है, और अगर साउथ को पास लाऊं तो अपना साउथ सामने बना लेता है। अच्छा, नॉर्थ को स्टाइल से लिखो तो पता चलता है कि ये करंट कहां फ्लो कराएगा, मतलब ये अपना एक करंट फ्लो कराता है। नहीं, अच्छा, करंट फ्लो करा के ये करता क्या है कि एक्सटर्नल कॉज के खिलाफ अपना मैग्नेटिक फील्ड दे देता है। जैसे मैं कहूं इसका नॉर्थ सामने मैग्नेटिक फील्ड दे रहा था, तो इसने अपना नॉर्थ सामने बनाया, तो ये कहां दे रहा है? अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। यानी ये एक डाइपोल था, ये एक कॉइल थी जिस पे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाई, तो इसने उसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ अपना नॉर्थ ला दिया। क्यों? क्योंकि इसके एरिया से फ्लक्स चेंज हुआ है। यार ये बात थोड़ा सा कम हजम होने वाली है, बट ये समझ लो कि किसी कॉइल से यानी किसी लूप से अगर फ्लक्स चेंज होता है तो वो उसके खिलाफ अपना मैग्नेटिज्म देता है। क्या इतनी बात हजम कर सकते हैं? बिना पानी पिए ये हजम कर पाओगे कि जब भी हम किसी कॉइल के थ्रू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास कराते हैं तो वो उसके खिलाफ अपना मैग्नेटिज्म देता है। यानी अपना डाइपोल मोमेंट भी उसके खिलाफ देगा, अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी उसके खिलाफ देगा। नहीं तो अच्छा बताओ यार, ये जो मैं लेंज लॉ वाली बात कह रहा हूं वो स्पिन के लिए एप्लीकेबल है या सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है? भाई स्पिन के लिए वैलिड है या सर्कुलर मोशन की? तो हम लूप की बातें, वैसे तो छोटे छोटे लूप की बातें हम यहां भी कर सकते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का अपना साइज इतना छोटा है कि उसका लूप एरिया ना के बराबर होगा, तो उसमें फ्लक्स की बातें बहुत इफेक्टिव नहीं होंगी। यानी फ्लक्स वाली बातें किसमें ज्यादा इफेक्टिव होंगी? सर्कुलर मोशन या स्पिन? सर्कुलर मोशन में। यानी यहां दो चीजों में कह रहा हूं जो फैक्टर्स मैग्नेटिक डाइपोल को अलाइन करने के काम आता है। एक लेंज लॉ, लेंज लॉ कहां पे प्रोमिनेंट होगा? लेंज लॉ सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं वहां पे लेंज लॉ ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। और जहां हम स्पिन की बात कर रहे हैं वहां कौन ज्यादा प्रोमिनेंट होगा? हाँ, सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में लेंज लॉ ज्यादा प्रोमिनेंट है, जो डाइपोल को अलाइन कर सकता है ना। और टॉर्क वाला फैक्टर कहां ज्यादा प्रोमिनेंट है? देखो यार, स्पिन का एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होता है तो उस पर टॉर्क भी ज्यादा लगता होगा, ऊपर से इसमें लेंज लॉ वाला फैक्टर क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि इसका एरिया बहुत कम होता है। तो ये किस में करेगा? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। यानी यार दो चीजें हैं, क्या इसमें कोई कहे कि क्या इस केस में लेंज लॉ काम नहीं करता होगा? करता होगा, मगर प्रोमिनेंट नहीं है।
क्या इस केस में टॉर्क कॉन्सेप्ट काम नहीं करता होगा? करता होगा, मगर प्रोमिनेंट नहीं। प्रोमिनेंट क्या है? लेंज लॉ। तो लेंज लॉ और टॉर्क कॉन्सेप्ट दोनों ही डाइपोल को अलाइन या डी अलाइन कर सकते हैं। अभी इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब अलाइन या डी अलाइन लेंज लॉ की वजह से डाइपोल का अलाइनमेंट डी अलाइनमेंट हो सकता है और टॉर्क की वजह से अलाइनमेंट डी अलाइनमेंट हो सकता है। तो अभी मैं एक एटम पे बातें कर रहा था, अब मैं एक मटेरियल पे बातें करने वाला हूं। इतना नोट कर लें तो मैं आगे बढ़ जाऊं। नोट कर लिया भाई लोग? मैं यार यहां पर एक बल्क मटेरियल ले रहा हूं, उनमें मैंने रेड वेक्टर दिखाए हैं, और ये रेड वेक्टर पता है किसके हैं? सर्कुलर मोशन के या स्पिन के? किसी के मान लेते हैं, ये सर्कुलर मोशन के हैं। सर्कुलर मोशन के रेड वेक्टर्स हैं। जब मैं रेड वेक्टर कहता हूं तो तुम्हारे दिमाग में दो ख्याल आना चाहिए, म्यू और बी। या तो ये म्यू है या तो ये बी है। अचानक से अगर राइट मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, क्या ये रेड वेक्टर सर्कुलर मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन के हैं कि नहीं है? तो जैसे ही राइट मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो उनके लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स अचानक से बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो ये डाइपोल कैसा बिहेवियर शो करेंगे? अपने आप को अपोजिट में लाने का या अलाइन करने का? अपोज में लाने का। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन वाले केस में कौन सा फैक्टर प्रोमिनेंट होता है? लेंज लॉ। तो जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो ये डाइपोल अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। ये कुछ अपोजिट नहीं लग रहा है मुझे? चलो मान लो कि ये सब कहां अलाइन हो गए हैं? अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। कुछ ज्यादा ही घूम गए यार, ये तो सीधी लाइन में। तुम्हें क्या सोचना है, ये कहां घूम गए? अपोजिट में। और अपोजिट में घूम गए हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर राइट आई होगी तो इनके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कहां अलाइन हो गई? पीछे। अरे भाई, डाइपोल का अलाइन होना इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड का अलाइन होना। तो क्या इन सारे वेक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कहां अलाइन हो गई? पीछे। तो नेट मैग्नेटिज्म मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल से कम होगा। पहले तो पहले अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो अब मैं पूछूं, बिना मटेरियल के, बिना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म था या नहीं? नहीं था। अरे वो सब रैंडम थे। जब इतने सारे डाइपोल हैं और रैंडम है तो वो कोई मैग्नेटिज्म, सब एक दूसरे का कैंसिल कर रहे थे। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड राइट आई तो ये डी अपोजिट में अलाइन हो गए, और अपोजिट में अलाइन होने से इनका अपना मैग्नेटिज्म भी आ गया। अब दो मैग्नेटिज्म है, एक्सटर्नल और इंटरनल। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? एक्सटर्नल। इंटरनल बहुत कम होता है। यार कम होने का कारण, क्योंकि सर्कुलर मोशन एक प्रोमिनेंट मैग्नेटिज्म नहीं देता है, ना उसमें टॉर्क ज्यादा लगता है। इसमें लेंज लॉ की वजह से अलाइन हो जाते हैं, और एक बार अलाइन हो जाते हैं तो एक दूसरे को थोड़ा देर सस्टेन कर पाते हैं नहीं, जिसकी वजह से एक वीक मैग्नेटिज्म उसके खिलाफ पैदा हो जाता है। एक वीक मैग्नेटिज्म उसके खिलाफ पैदा हो जाता है, और इस घटना का नाम है डायामैग्नेटिज्म। क्या नाम है? डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म क्या है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आने से ड्यू टू लेंज लॉ डाइपोल का अलाइनमेंट उसके खिलाफ होता है, और मटेरियल के अंदर एक अपोजिट मैग्नेटिज्म जाग जाता है। अभी हम इसके बारे में लिख लेंगे, पहले फील्ड डेवलप करें, भाव पैदा करें। भाव पैदा करना बहुत जरूरी, तभी दिमाग में चीजें रह पाती हैं। क्योंकि ऐसे टॉपिक मेरे दिमाग में तो बिल्कुल ही नहीं बैठते थे। जब मैंने बहुत सारे भाव डेवलप किए तो थोड़ा थोड़ा बैठने लगे, एकदम केमिस्ट्री टाइप की चीजें। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अब मैं कहूं कि बताओ, अच्छा इस तरह के मटेरियल, ये जो प्रोसेस है ये किन मटेरियल में होता होगा? तो मैं कहूंगा दुनिया के हर एटम के अंदर सर्कुलर मोशन है, तो हर एटम के अंदर
ये प्रोसेस होता होगा। क्या डायमैग्नेटिज्म जो प्रोसेस है ये लगभग सबके अंदर है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मटेरियल में लाओगे तो उसके अंदर एक वीक मैग्नेटिज्म अपोजिट में जाग ही जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी डायमैग्नेटिज्म हर मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब बात आते हैं एक और तरह की बात करते हैं हम लोग। फिर से मैं यार यहां पे रेड वेक्टर दिखा रहा हूं, ये रेड वेक्टर दिखा रहा हूं, ये किसके रेड वेक्टर हैं? अब ये स्पिन वाले हैं, अभी तक सर्कुलर मोशन है, अब ये कितने हैं? तुम कहोगे वो कहां गए सर्कुलर वाले, वो भी मैं सामने दिखा देता हूं तभी तुम्हें समझ में आएगा। ये दिख रहे हैं यार छोटे छोटे, ये दिख रहे हैं, ये किसके वाले हैं? मतलब इनके सामने उनकी औकात ये है। कई बार औकात दिखाना जरूरी होता है। ये किसके वाले हैं? अगर अचानक से राइट मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो ये छोटे छोटे कहां पे अलाइन होंगे? अपोजिट। तो उनकी औकात कहां है उसकी हमें चर्चा ही नहीं करना, होते रहे। लेकिन ये बड़े वाले कहां अलाइन होंगे? ये स्पिन वाले हैं। ये जो बड़े वाले हैं ये कौन वाले हैं? वो कहां अलाइन होंगे? क्योंकि यहां पर लेंज लॉ प्रोमिनेंट फैक्टर होने वाला है या टॉर्क प्रोमिनेंट फैक्टर? टॉर्क। तो ये सारे कहां अलाइन होंगे? अलोंग। और अलोंग अलाइन होंगे तो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा। पहले रैंडम था, आ जाएगा। लेकिन यार ऐसा होने के लिए स्पिन वाला मैग्नेटिक मूवमेंट होना भी तो चाहिए। अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसके ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं तो क्या वहां ये रेड वेक्टर होंगे? यानी ऐसे मटेरियल जिनके एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां ये रेड वेक्टर होंगे ही नहीं, क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो चुके होंगे। और वहां होंगे नहीं तो वहां केवल और केवल कौन सा बिहेवियर शो होगा? केवल डायमैग्नेटिज्म शो होगा। और जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहां पर डायमैग्नेटिज्म तो होगा मगर उसका असर कम होगा। ये वाला जो असर हुआ है ये प्रोमिनेंट होगा। यानी यार इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म जागेगा लेकिन इसके खिलाफ जागेगा या फेवर में? यार ये मैग्नेटिज्म फेवर में जागेगा। तो जब पैरामैग्नेटिज्म मटेरियल होते हैं तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या खास बात होना चाहिए कि उनके ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेयर्ड होंगे तो उनके रेड वेक्टर होंगे और इन रेड वेक्टर को टॉर्क की वजह से अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होना पड़ता है। और अलोंग अलाइन होंगे तो मटेरियल के अंदर जो फील्ड जागेगी वो एक्सटर्नल के अलोंग जागेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? डायामैग्नेटिक में लेंज लॉ असर करता है, पैरामैग्नेटिक में टॉर्क असर करता है और टॉर्क मटेरियल को अलोंग ही अलाइन कराता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो यार एक अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल अगर उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म बिहेवियर आ जाएगा। हालांकि हटा लेने के बाद वो असर कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। अगली कैटेगरी है, ओके यही तो अभी बता रहा था। अगली कैटेगरी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यहां देखो जरा, इस मटेरियल में मैंने कुछ ज्यादा ही अलग तरह का स्ट्रक्चर दिखाया है। इस मटेरियल में कुछ खासियत है, इसमें छोटे छोटे रीजन्स हैं, बहुत छोटे छोटे एटम्स के ग्रुप हैं जो पहले से अलाइंड हैं किन्हीं कारणों से। ये मटेरियल ऐसा है कि इनके अंदर के एटम के अंदर के डाइपोल पहले से अलाइन है। ये स्पिन वाले हैं या सर्कुलर मोशन वाले हैं? ये स्पिन वाले हैं। सर्कुलर मोशन वाले तो इसके सामने दिखाना भी मैं सही नहीं समझता क्योंकि उनकी औकात बहुत कम है। तो ये सारे अलाइनमेंट किनके हैं? स्पिन। एक तो अलाइन, एक तो स्पिन वाले हैं, स्ट्रॉन्ग वाले हैं। ऊपर से छोटे छोटे रीजन ऐसे हैं जहां के डाइपोल पहले से व्यवस्थित हैं। व्यवस्थित का मतलब कि वो पहले से अलाइंड है। सोचा एक शहर ऐसा है जिसमें सबकी अपनी विचारधारा है और एक शहर ऐसा है जहां कुछ कुछ बस्तियां हैं जिनकी विचारधारा अलाइंड है। तो किस शहर को अलाइन करना ज्यादा आसान होगा? जिनके अलाइंड है। यानी उसमें बस्ती बस्ती को बस टर्न करना है और वहां इंडिविजुअल लेवल पे सबको टर्न करना है। तो यार ये वही शहर है जहां की बस्तियां पहले से अलाइंड है और अचानक से अब एक्सटर्नल फील्ड आई तो पूरी की पूरी बस्तियों को टर्न कर दिया गया। और अब जो मैग्नेटिज्म जागेगा वो बहुत ह्यूज जागेगा। जागेगा क्यों बोलता हूं? क्योंकि सोया हुआ पड़ा था, नेट जीरो था, नेट इसमें भी जीरो था। इधर मैग्नेटिज्म, इधर मैग्नेटिज्म, इधर सब तरफ मैग्नेटिज्म है तो नेट क्या होगा? लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड आई तो इनके अंदर का मैग्नेटिज्म जाग गया।
नहीं, और थोड़ा बहुत नहीं, इसमें मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा जागा। और कारण क्या है कि उसके अंदर छोटे छोटे रीजन थे जिनको डोमेन्स बोला जाता है। मैं डाइपोल नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? डोमेन्स। डोमेन्स के अलाइनमेंट की वजह से, बल्कि कुछ लोग ऐसे नहीं बोलते कि अलाइन हुए, लोग कहते हैं कि जो फेवर में है वो डोमेन बड़े हो गए और जो अपोज में है वो डोमेन छोटे हो गए। बात एक ही है, फेवर में ज्यादा हो गए और जो अपोज में थे वो कम हो गए, तो नेट मैग्नेटिज्म अलाइन हो गया यानी जाग गया। तो ये 3 बातें मैंने करी हैं। कौन कौन सी 3 बातें करी हैं? डाया, पैरा और फेरो। तो सबसे पहली बात मैंने करी है तो पता है डाया मैग्नेटिज्म में सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म कौन सा यूज हुआ है? सर्कुलर मोशन या स्पिन? सर्कुलर मोशन। और ऑल मटेरियल के अंदर ये चीज होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? पैरामैग्नेटिक में सोर्स क्या है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। केवल मटेरियल विद अनपेयर्ड, मटेरियल विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड होंगे तो उनमें वो वेक्टर्स नहीं होंगे। फेरोमैग्नेटिक स्पिन की वजह से, और इसमें भी क्या जरूरी है? अनपेयर्ड और उसके साथ साथ डोमेन्स का होना भी, यानी इसको अलग करने वाला फैक्टर क्या है? डोमेन्स का होना। क्या बात क्लियर है? अगर मैं कहता हूं ऐसे मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म जागा और खिलाफ जागा, तो अंदर का मैग्नेटिज्म हो गया कम। यानी अगर हम मटेरियल के साथ एक्सटर्नल फील्ड को दिखा रहे हैं तो हमें उतने रीजन में मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड कम शो करना चाहिए। तो देखो यार, लाइनों को मैंने यहां दूर दूर दिखाने की कोशिश करी है। दूर दिखाने का मतलब क्या होता है? कि वहां की फील्ड वीक है। क्या ये बात समझ में आ रही? अच्छा, एक और बात ये जो इन्होंने बोली है रिपल, देखो यार, अगर हम ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो यहां क्या होगा? नॉर्थ, और यहां क्या होगा? साउथ। जबकि इसका अपना मैग्नेटिज्म कहां जागा है? यहां नॉर्थ, यहां साउथ, यहां नॉर्थ, यहां साउथ। तो ये अट्रैक्शन महसूस करेगा या रिपल्शन? रिपल्शन। अब जरा बताओ, ये पैरामैग्नेटिक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसका मैग्नेटिज्म ऐसे तो जागेगा, यानी ऐसे जागा है, मतलब यहां क्या होगा? नॉर्थ, यहां क्या होगा? तो ये कैसा महसूस करेगा? अट्रैक्शन। और इसकी ओवरऑल मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा। थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा हुआ दिखा दिया है, इतना ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं थी। नहीं। और फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल में बहुत ज्यादा जाग जाएगा और स्ट्रांगली अट्रैक्शन महसूस करेगा। यानी यहां पे नेट फील्ड वीक हो गई है। अपोजिट है तो, अच्छा, अपोजिट मैग्नेटिज्म जागा है और यहां प्रोमिनेंट फैक्टर है लेंज लॉ। यहां पर अपोजिट नहीं है, हा, फेवर में है। और इसमें प्रोमिनेंट फैक्टर क्या था? जिन्होंने टॉर्क था। तो ओवरऑल मैग्नेटिज्म यहां क्या हो गया है? यहां ओवरऑल मैग्नेटिज्म गेट रिड्यूस्ड और यहां नेट मैग्नेटिज्म मैं कह सकता हूं ये नेट मैग्नेटिज्म इज इंक्रीज्ड, और यहां हाँ बहुत ज्यादा, हाँ यहां भी यार अलाइन करने का फैक्टर क्या है? क्या ये सारी बातें सबको समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत है? 10 रुपए का पेन तोड़ दिया 10 रुपए की बोतल में। नोट करे भाई। इससे चुल्लू पर पानी निकलता है, उससे आदमी की जान भी जा सकती इसी बोतल से। सर 2 मिनट टाइम लगा।
कुछ सब लिखा है, जो कुछ ना लिखा वो नोट कर लो भाई। ये मटेरियल गेट रिपल्शन, मटेरियल क्या महसूस करता है? रिपल्शन। यहां मटेरियल अट्रैक्शन महसूस करता है और यहां स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। यहां मटेरियल एक्सपीरियंस रिपल्शन, यहां क्या एक्सपीरियंस करता है? अट्रैक्शन। और यहां क्या महसूस करता है? स्ट्रॉन्ग। उसमें कुछ ज्यादा ही लिखा है इसलिए कम ही लिखना है यार। ज्यादा हो गए 10% में अब 6 दिन समोसे खाएंगे, इतने हो गया। तो यार ये मेन जो अंतर है ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये जो की आइडिया है ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो लिखे हुए हैं और दिमाग में बैठते नहीं हैं, मैं उनका पैटर्न बता देता हूं। कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं एक टेबल में कि अगर किसी मटेरियल मैग्नेटिक चूर्ण को दो मैग्नेट के बीच में रखा जाए तो वो चूर्ण ऊपर उठ जाता है कि नीचे जाता है, ऐसा कुछ। लिक्विड मैग्नेटिक मटेरियल को किसी ट्यूब में भरा गया है नॉर्थ साउथ के बीच में, तो ऊपर उठेगा या नीचे उठेगा। तो मैं एक पैटर्न बता देता हूं। पैरा में जो कुछ होगा फेरो में उसका, डाया में उसका, और फेरो में वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। बस इतना सा पैटर्न है। पैरा जो कुछ करता है फेरो उसका ज्यादा करता है, सेम डायरेक्शन में करता है, और डाया उसका उल्टा करता है। दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई पैटर्न नहीं दिमाग में रखना है। नोट कर लिया भाई लोग? हटा दे भाई लोग। थोड़ा अभी हम लोग इन्हीं बातों को मेजर करने के लिए कुछ टर्म डिफाइन करने वाले हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हम लोगों ने यार मटेरियल को एक बार के फॉर्म में बना के उसकी एक प्रॉपर्टी को नाम दिया था मैग्नेटिक मोमेंट। एम से हम परिचित हैं। एम क्या होता है? एम का वही रोल है जो म्यू का रोल कॉइल में होता था, जो पी का रोल इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता था। हम एम से ऐसे परिचित हैं। एम इज अ फैमिलियर थिंग। एम वैसी चीज है जो रोल म्यू का होता था कॉइल के अंदर और जो पी का होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर। उसी तरह से हम एम से फैमिलियर हैं, जो किसी एक बार मैग्नेट के लिए डिफाइंड है, जिसका अपना एक लंबाई होगा और एक वॉल्यूम होगा। बार मैग्नेट आमतौर पे हम ऐसे बना लेते हैं चॉकलेट की तरह। यस, इस तरह से हम लोग बना लेते हैं ऐसा। तो क्या ऐसे इस बार मैग्नेट का अपना एक लेंथ है, अपना एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और उसका एक अपना लेंथ होगा। तो क्या उसके वॉल्यूम की भी बात कर सकते हैं? आमतौर पे हम टोटल दूरी ना देके उसकी लेंथ को 2L लिख देते हैं, नहीं। अच्छा, m को फर्दर हमने लिखा था m इंटू 2L, याद है यार? जिसमें स्मॉल m को हमने लिखा था पोल स्ट्रेंथ और ये दूरी 2L, नहीं। अच्छा, वॉल्यूम क्या लिखोगे? एरिया इंटू 2L। अगर d लिखना हो तो d लिख दो, तो वो dd कट जाएगा कि नहीं?
नहीं, यानी आई का फॉर्मूला अब क्या बन गया है, m बाई ए, यानी इसको हम और क्या लिख सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, यानी मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन गया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। क्या ये बात क्लियर है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अच्छा, कोई तुमसे पूछे यार इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या होगी, तो तुम्हें m की यूनिट याद है यार, m की यूनिट म्यू जैसी होती थी, म्यू जैसी होती थी, कैपिटल M की यूनिट होती थी म्यू जैसी, और म्यू की यूनिट होती थी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर को क्यूब से काटो तो ये क्या बन गया, एम्पियर पर मीटर, यानी यार आई की यूनिट क्या होने वाली है, एम्पियर पर मीटर, आई की यूनिट क्या होने वाली है, एम्पियर पर मीटर। आई एक क्वांटिटी है जो एम्पियर पर मीटर की यूनिट की चीज है, और ये किसके लिए डिफाइन करी जा रही है, किसी मटेरियल के लिए जिसके अंदर का मैग्नेटिज्म जागा है, यानी आई किसी मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिज्म जागा है इस बात का मेजरमेंट है। एम आई राइट? यार आई किससे रिलेटेड है, एम से। क्या बताओ कोई बार मैग्नेट कितना स्ट्रांग है ये किससे पता चलता था, एम से, एम से या स्मॉल एम से, और आई भी उसी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब आई क्या बताता है कि किसी मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिज्म जागा हुआ है। ये मैं जागा हुआ क्यों बोलता हूं, क्योंकि इसको जगाना पड़ता है। तुम्हें पता है कि मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म तो होता है, बट जब तक हम उसको अलाइन या डी अलाइन नहीं करेंगे तब तक मैग्नेटिज्म नहीं आता है। यानी जितने भी मैग्नेट हम लोग लैब में देखते हैं वो कभी बिना मैग्नेटाइज रहा करते थे, किसी ने उसकी मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करी तो तब से वो मैग्नेट बन गए। यानी मैग्नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अलाइनमेंट करना पड़ता है। यानी सारी क्षमताएं हम सब के अंदर मौजूद हैं, जब तक हमारी क्षमताओं को कोई अलाइन नहीं करेगा तब तक वो नजर नहीं आएंगी। तो यहां पर क्लास के दौरान क्या किया जाता है, तुम्हारी क्षमताओं को अलाइन किया जाता है पोटेंशियल है सबके अंदर, बट अलाइनमेंट नहीं है, रेंडमनेस बहुत है, वही काम किया जा रहा है। बस सब कैंसिल कर देते हैं तुम लोग। और सबसे बड़ी बात है, एक्सटर्नल फील्ड हटाते ही वो टॉर्क खत्म होने लगता है। यानी हम लोग परमानेंट मैग्नेट ना होके पैरामैग्नेटिक वाला बिहेवियर शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक में पता है अच्छी बात क्या है कि एक बार मैग्नेटिज्म जाग जाता है तो एक दूसरे को सस्टेन करा देता है, मतलब उसके अंदर की अपनी ही फील्ड अपने डोमेन्स को काबू में रख लेते हैं। और पैरामैग्नेटिक में क्या है, एक्सटर्नल खत्म तो इंटरनल खत्म। तो तुम लोग क्या बनना है, तुम लोगों को पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक क्या बनना है, और अभी हो क्या, हु इज द डायामैग्नेटिक। तो यार अगर अभी डायामैग्नेटिक हो देन इट इज अ बिग प्रॉब्लम, कि मतलब अगर मैं राइट अलाइन करने की कोशिश करूं और तुम लेफ्ट भाग रहे हो, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो कम से कम डायामैग्नेटिक तो नहीं बनना है, अभी पैरा बने रहो और धीरे धीरे फेरो बनने की कोशिश करो। क्या इतनी बात क्लियर है भाई? इससे हमें ये पता चलता है, इसमें भी ज्ञान की बात है फिजिक्स में। यार मैग्नेटिज्म में बड़े सिमिलर टाइप के नाम हैं। हम लोगों ने सबसे पहला नाम मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने वाला, यानी कहां स्ट्रॉन्ग फील्ड है या कहां वीक फील्ड है, इसको डिनोट करने वाला पहला नाम पड़ा था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसको हम बी से डिनोट करते थे। बी की यूनिट क्या होती थी, हाँ बी की यूनिट होती थी टेस्ला। क्या होती थी, टेस्ला, याद है? बी के बहुत सारे फॉर्मूले मैं याद दिला रहा हूं। बी का फॉर्मूला एक आता था म्यू नॉट आई बाई 2r, बी का फॉर्मूला और भी म्यू नॉट एन आई, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो म्यू नॉट के अलावा जो कुछ लिखा है, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। बताओ आई की यूनिट क्या है, एम्पियर, आर की यूनिट क्या है, मीटर। बताओ एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो आई की यूनिट है एम्पियर और एन की यूनिट है पर यूनिट लेंथ, यानी मीटर पर मीटर। देखो जरा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बी के फॉर्मूले में म्यू नॉट के अलावा जो कुछ होता है वो एम्पियर पर मीटर यूनिट का होता है। अगर मैं उसमें म्यू नॉट मल्टीप्लाई कर दूं तो बी बन जाता है, और बी की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। यानी इस पूरे की यूनिट क्या है, टेस्ला। लेकिन इतने की यूनिट क्या है, इस पूरे की यूनिट क्या है, टेस्ला।
और इतने की यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर। नहीं, तो यार किसी भी मैग्नेटिक सोर्स में म्यू नॉट के अलावा जो आता है उसका नाम हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी रखा है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एम्पियर पर मीटर जैसी यूनिट की क्वांटिटी है। कैसी? अच्छा बताओ, आई भी तो एम्पियर पर मीटर का था, तो फिर दो नाम क्यों? दो नाम क्यों? क्योंकि ये जो एच नाम है ये जर्नल नेम है, वो मटेरियल के लिए भी हो सकता है और करंट कैरिंग वायर के लिए भी हो सकता है, लेकिन जो आई नाम है ये केवल और केवल किसके लिए होता है? मटेरियल के लिए। यानी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म जागा है उसके लिए आई नाम यूज होगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और किसी और कारण से मैग्नेटिज्म जागा है तो उसको हम एच से यूज करेंगे। तो तुम कहोगे सर बी से कर रहे थे तो एच की क्या जरूरत है? यार हम सिमिलर यूनिट की एक चीज बनाना चाह रहे हैं इसलिए हमने एच इन्वॉल्व कराया, वरना काम तो हमारा बी से चल ही रहा था। क्या मैग्नेटिज्म कहीं ज्यादा है तो इसका मतलब बी भी ज्यादा है तो एच भी ज्यादा है। अरे बी और एच में क्या रिलेशन है? क्या हम सीधे नहीं कह सकते बी इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है, जहां एच ज्यादा होगा वहां बी ज्यादा होगा। लेकिन एच की यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर, और बी की यूनिट क्या है? अलग अलग यूनिट की चीज है लेकिन बताते एक ही चीज है। दोनों नाम में अंतर है भाई, अंतर समझ में आ गया है? एच आई के जैसी यूनिट की क्वांटिटी है और बी टेस्ला वाली क्वांटिटी है, बस इतना अंतर है। इतनी बातें नोट कर लें। अगर किसी की केमिस्ट्री वीक है तो ये टॉपिक फैल सकता है, क्योंकि इसमें फिजिक्स जैसा बहुत कम है, केमिस्ट्री जैसा ज़्यादा है। हाँ, इसमें केमिस्ट्री ज़्यादा है। और हाँ भाई, तो H और I एनालॉगस क्वांटिटी हैं। H और I बिल्कुल सिमिलर क्वांटिटी हैं, बट I किसके लिए डिफाइंड है? मटेरियल के लिए, और H किसके लिए डिफाइंड है? सब के लिए। जहां मैग्नेटिज्म ज्यादा वहां H ज्यादा। क्या आगे बढ़ सकते भाई लोग? नोट कर लिया इतना? इतनी कहानी क्लियर है? अभी हम लोग यार एक और नाम डिफाइन करने वाले हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जब भी किसी मटेरियल को मैग्नेटिज्म के अंदर रखा जाता है, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा जाता है, यानी एक बिना सॉफ्टवेयर का बच्चा दुनिया में आता है तो उसको दुनिया क्यों? हार्डवेयर के साथ आता है इंसान, सॉफ्टवेयर तो डेवलप होता है सोसाइटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो यार एक अभी ये बिल्कुल कोरा कागज है, इसके अंदर कुछ भी जागा नहीं है। कौन जगाएगा? एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेट। अब वो अलाइन होके जागता है या खिलाफ जागता है, ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसका अपना हार्डवेयर जो भी सपोर्ट करता है। दुनिया तो सबको अच्छा इंसान बनाना चाहती, लेकिन इसी दुनिया में अच्छे भी बनते हैं और बुरे भी बनते हैं। तो यहां पे यार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई, इसके अंदर जागेगा। क्या जागेगा? मैग्नेटिज्म जागेगा, या तो फेवर में जागेगा या तो अपोज में जागेगा। लेकिन एक बात पक्की है कि जगाने की वजह कौन है? एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल ना हो तो ना अच्छा जागेगा ना, तो एच था तो इसके अंदर आई जागा। एम आई राइट? एच था तो आई जागा। क्या मैं कह सकता हूं जितना जागा है वो एच के असर पे डिपेंड करता है? एच स्ट्रांग होगा, उसके आसपास की सराउंडिंग स्ट्रांग होगी तो जगाएगी भी ज्यादा। डिपेंड करता है अब यार जगाना कैसा है। अब इक्वालिटी लाने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं, I इज प्रोपोर्शनल टू H है, और इक्वालिटी लाने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं और उसका नाम हमने क्या रखा है?
इक्वालिटी लाने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं, उसका गंदा सा सिंबल है। इस सिंबल को कुछ लोग जाई पढ़ते हैं, कुछ लोग एक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग जीटा पढ़ते हैं, कुछ लोग काई पढ़ते हैं। जो मना है वो पढ़ो। मैं इसको जाई पढ़ूंगा, जाई। तुम्हारा जो मन करे। काई गंदा लगता है भाई, काई काई मतलब वो, हाँ। तो इस सिंबल का नाम जाई है और इसको हम बोलते क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? ससेप्टेबिलिटी। क्या पता यार ससेप्टेबिलिटी की कोई यूनिट होगी कि नहीं? आई और एच की सेम होती है तो ससेप्टेबिलिटी किस बात को इंडिकेट करती है? कि मटेरियल के अंदर कितना ज्यादा मैग्नेटाइज होने की क्षमता है। नहीं, यानी यार मैं तुम्हें जो बांट रहा हूं वो एच है, मेरा इफेक्ट क्या है? एच। जो तुम्हारे अंदर जाग रहा है वो क्या है? आई है। और जाई वो फैक्टर है जिस फैक्टर से जाग रहा है। यानी क्या वो जाई सबका एक जैसा होगा क्या? जिसका जाई कम होगा उसका आई भी कम होगा। एच तो सबको बराबर मिल रहा है। एम आई राइट? मैं सबको एच बराबर दे रहा हूं, बट जिसका जाई ज्यादा होगा उसका आई ज्यादा होगा। यस। तो सीखने की कैपेसिटी, एडॉप्ट करने की कैपेसिटी, ये जाई डिनोट करता है। तो क्या जाई हमेशा पॉजिटिव होगा? अगर पैरामैग्नेटिक है तो जाई कैसा होगा? पॉजिटिव। डायामैग्नेटिक जाई कैसा होगा? नेगेटिव। फेरो है तो जाई बहुत पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। तो अभी मैं कह रहा हूं यार कि मैंने किसी मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, जैसे इसी को रखा है, तो इसका अपना मैग्नेटिज्म जाग गया और फिलहाल मैंने अपने मन में इमेजिन किया है कि पॉजिटिव जागा है। कैसा जागा है? पॉजिटिव जागा है। तो ओवरऑल इसके अंदर ओवरऑल एच नेट कितना होगा? तो एच नेट होगा आई प्लस एच एक्सटर्नल। यार ये बताओ, ये एच एक्सटर्नल था कि नहीं? उसी ने तो आई को जगाया है। तो क्या लिखोगे? ओवरऑल मैग्नेटिज्म क्या होगा? आई उसका अपना जागा हुआ है और एच में बाहर से लगाया हुआ है। यानी जब तुम क्लास में होते हो तब तुम्हारे अंदर आई और एच दोनों होते हैं, और जब तुम घर में चले जाते हो तो तुम्हारे अंदर केवल क्या बचता है? आई। एच खत्म हो जाता है ना? तो अभी फिलहाल इसके अंदर क्या है? दोनों है। तो चलो आई को मैं लिख देता हूं जाई इंटू एच एक्सटर्नल प्लस एच एक्सटर्नल। तो ये हो गया एच एक्सटर्नल, ये नहीं, ये एच नेट हो गया, ये एच नेट हो गया। क्या इस बात पे किसी को कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है? अच्छा, बी नेट कितना हो जाएगा? बी नेट कितना हो जाएगा? तो यार वो होगा म्यू नॉट इंटू एच नेट। भाई बी और एच में अंतर ही क्या होता है? तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट जाई प्लस 1 इंटू एच एक्सटर्नल। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई है कि नहीं? इतनी बात में कहीं कोई दिक्कत है तो बताएं। कोई दिक्कत है? नहीं है। एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक कैपेसिटर जिसमें इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव चार्ज है, क्या उन प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता था? और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था Q अपॉन एप्सिलॉन A। याद है? अगर हम उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते थे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती थी Q बाई A एप्सिलॉन K। या इस K को हम कभी कभी इस सिंबल से भी डिनोट करते थे। क्या डिनोट करते थे? एप्सिलॉन R से डिनोट करते थे। इसका नाम रखा था हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन R क्या होता था?
रिलेटिव परमिटिविटी। इसका एक और नाम होता था क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक ही बात है यार, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यार ये कुछ ऐसी बात है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो k टाइम्स कम हो गई। यार कितनी थी? इतनी थी, और वो k टाइम्स कम हो गई मटेरियल के आने से। ध्यान से सुना यार, जितनी थी वो k टाइम्स कम हो गई मटेरियल के आने से। चलो अब मैं कह रहा हूं यहां कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है H, ठीक, यहां H है, H एक्सटर्नल कह ले। यहां कितना है? यहां इतना है, सॉरी इतना है, नहीं। तो जो H एक्सटर्नल था वो मटेरियल के अंदर कितना हो गया? 1 प्लस जाई इंटू H एक्सटर्नल। इस बात को जरा समझें, जो चीज H थी वो H इंटू समथिंग हो गई। यानी यार मटेरियल आ जाने से जनरली मैग्नेटिज्म बढ़ता है और इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फैक्टर आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाता है, और मैग्नेटिज्म में जो फैक्टर आता है वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है। तो यार इस 1/साई वाले फैक्टर का नाम, अब जरा एक बात और सुने। अच्छा बताओ, यहां H एक्सटर्नल है, कोई B लिखना चाहे तो क्या लिखेगा? म्यू नॉट इंटू H एक्सटर्नल, म्यू नॉट। यहां अगर कोई B लिखना चाहे तो क्या लिखेगा? म्यू नॉट इंटू समथिंग इंटू H एक्सटर्नल। देखो जरा, यहां एप्सिलॉन नॉट के बगल में एप्सिलॉन आर आता था, तो यहां म्यू नॉट के बगल में जो आया है उसको भी उसके मिलता जुलता नाम देने का मन नहीं कर रहा है। क्या देने का मन कर रहा है? म्यू आर। नहीं, मटेरियल के बिना म्यू नॉट आ रहा है, मटेरियल के साथ म्यू नॉट के साथ कुछ आ रहा है, और इस चीज का नाम हम क्या रख रहे हैं? म्यू आर। और इस म्यू आर का नाम क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, यार अंतर है, वहां परमिटिविटी शब्द आया था यहां, और बड़ा बिल्कुल सिमिलर फैशन में नहीं आया है। मटेरियल आया तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आर आ गया, मटेरियल आया तो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट इंटू समथिंग आ गया। सेम फैशन नहीं यार। वहां रिलेटिव परमिटिविटी नाम था, यहां रिलेटिव परमिएबिलिटी। आमतौर पे म्यू आर बड़ा ही होता है, बट डायमैग्नेटिक के केस में म्यू आर, तो जो मुझे वैल्यूज, चलो यार वैल्यूज की बात अगले फ्रेम में करेंगे, इतना नोट कर लें। हेलो, नोट कर लिया भाई लोग? तो यार परमिएबिलिटी का वही रोल है इस टॉपिक में जो रोल इलेक्ट्रो वाले टॉपिक में किसका था? एप्सिलॉन आर का था। वहां मटेरियल आने से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती थी, यहां मटेरियल आने से बढ़ती है। क्या इतनी बात जनता को क्लियर है? अपने आप कुछ भी चालू हो जाता है। क्यों, खत्म हो गया क्या? तू पूरा तो कर लो भाई, बीच में। तो यार आमतौर पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो जाई होता है वो स्मॉल होता है, पॉजिटिव होता है, यानी वो 1 से काफी छोटा होता है। यानी ये
1 से काफी छोटा होता है, मच लेस देन 1, लेस देन 1। यानी मैं कह सकता हूं xi की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है और 1 से काफी छोटी होती है। पैरा के लिए पॉजिटिव है, तो म्यू आर की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी, 1 से थोड़ा सा, यानी 1 के आसपास होगी। म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, थोड़ी सी ज्यादा। डाया मैग्नेटिक में क्या होना चाहिए? मुझे डाया पहले लिखना था, स्मॉल एन नेगेटिव, यानी इसको हम 0 से कम कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये 1 से छोटा होगा। यार अगर 1 में कोई चीज जोड़ोगे जो 1 निगेटिव है तो वो 1 से छोटा आएगा, 0 से तो बड़ा आएगा नहीं। फेरोमैग्नेटिक में जाई क्या होगा? लार्ज होगा एंड पॉजिटिव होगा। ये 100 के आसपास होता है, तो ये भी किसके आसपास होगा? अरे 101 के आसपास होगा, तो वो भी तो 100 के आस ही पास होगा। हेलो, क्या ये वैल्यूज याद रह पाएंगी? ठीक, अभी 5 मिनट बचा है यार, पूरा करके जाएं, प्रसाद लेके जाएं। मतलब ऐसे बोला जाता है कि जब तक कथा खत्म नहीं होगी तब तक प्रसाद मिलेगा नहीं, तो कथा खत्म होना बाकी, प्रसाद कभी मिलता नहीं। ये सब तोड़ फोड़ देंगे आप, ये सही करा लेंगे। वो बताया था नीचे वाला अपना ही रेंटेड है। नहीं तोड़ना नहीं है यार, वरना सही कराना पड़ेगा मेरे को ही। ससेप्टिबिलिटी किसके लिए? आराम से भैया, बंद करके पकड़ के। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी C/T होती है। क्या होती है? C/T, यानी टेम्परेचर बढ़ने से ससेप्टिबिलिटी कम होती है। वैसे भी तुम्हें पता है, टेम्परेचर अगर यहीं पे AC बंद कर दिया जाए, टेम्परेचर खत्म कर दिया जाए, आई मीन टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो तुम लोगों का जो अलाइनमेंट हो रहा था वो उतना बढ़िया, यानी ससेप्टिबिलिटी, तुम्हारे एक्सेप्टेंस कम हो जाएगा। तो ससेप्टिबिलिटी का बिहेवियर भी वैसे ही कि टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी ससेप्टिबिलिटी कम होती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए फॉर्मूला दिया गया है, क्या है? C/T, और C क्या है? क्यूरी कांस्टेंट। क्यूरी साइंटिस्ट ने दिया, इसलिए ये क्या है? क्यूरी कांस्टेंट। तो ये तो क्यूरी का नियम है। क्यूरी ने और किसी साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक और नियम दिया। देखो यार, ये पैरामैग्नेटिक था, लेकिन अब हम बात करें जो फेरोमैग्नेटिक टर्न हो जाता है पैरामैग्नेटिक में, कि अगर हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, तो तुम्हें पता है फेरोमैग्नेटिक के अंदर डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स मतलब व्यवस्थित बस्तियां, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो व्यवस्थित बस्तियां ध्वस्त हो जाएंगी और सब रैंडम इंडिविजुअल बन जाएंगे। तो क्या बन जाएंगे? पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे। यानी एक टेम्परेचर से ज्यादा होने पे फेरोमैग्नेटिक क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक। और तब वो फेरो से बना हुआ पैरामैग्नेटिक है, तब के लिए ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? C/T माइनस T क्यूरी। ये दो नियम है, और क्योंकि इसका ग्राफ तो तुरंत बहुत ऑब्वियस है, इसके ग्राफ में बस TC से खिसका के ये ग्राफ बनाया गया है। यार ये C/T तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, सबको समझ में आ ही रहा है, y इक्वल टू समथिंग बाई x, और ये थोड़ा सा खिसका के बनाया गया है, बस इतना सा, इतनी सी बात है क्यूरी लॉ को लेके पता होना चाहिए। सीधे सीधे कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है इस पे। क्लियर है भाई? नोटेड है पहले से उसमें? बहुत बढ़िया, लिखने का टाइम बचेगा हम लोगों का। तो आज के लिए इतना काफी है, अगली क्लास में हम लोग हिस्टेरेसिस करेंगे। यहीं तक है मेरे ख्याल से, उसमें कुछ और दिया है? हाँ, अब इसके बाद आएगा, अगली क्लास में पूरा खत्म कर लेंगे। हिस्टेरेसिस रह गया है, हिस्टेरेसिस छोड़ के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगली क्लास में मैं हिस्टेरेसिस पढ़ाऊंगा। अरे हिस्टेरेसिस जहां मिले मत करना, हाँ और क्या। और अर्थ मैग्नेटिज्म अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा ये।